नमस्कार दोस्तों, एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर मयंक सर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए स्पेशल जीके टेस्ट लेकर आए हैं, जो कि आपको यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बताया जाएगा। तो जितने भी लोग इस चैनल पर अभी नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उन्हें हमारे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आसानी से मिलते रहें। आप सभी के मोबाइल स्क्रीन पर शो हो रहा है कि मेरी क्लासेस कितने बजे प्रोवाइड की जाती हैं। तो आप लोगों की जो पहली क्लास है जीके और जीएस का फुल टेस्ट आपको सुबह के टाइम 9 बजे प्रोवाइड किया जाता है। तो जितने भी लोग नहीं जानते हैं वो लोग जान ले, ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और आपकी दूसरी क्लास और जो एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को उसमें मैं प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। जितने भी लोग को नहीं पता है वो क्लास आपकी 2 बजे दोपहर में 1 बजे चलती है, दोपहर के टाइम। और इसमें आपको इतिहास भूगोल से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस बताए जाते हैं। और इस समय जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ 4 बजे के टाइम, वो जीके का टेस्ट है, जो कि बहुत ही स्पेशल है। इसमें हर एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अभी इस समय जितने भी लोग जुड़े हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लोग अभी नहीं जुड़े हैं वो लोग कृपया जुड़ें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, ठीक है। और आपकी जो चौथी क्लास है हिंदी की, वो आपको शाम के टाइम 6 बजे प्रोवाइड की जाती है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, याद दें। तो जितने भी लोग अभी नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि उन्हें हमारे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन और क्लास की टाइमिंग का नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहे। तो चलिए अच्छे से इसे पहले देख लीजिए कि हमारे क्लास की टाइमिंग क्या है। आप लोग तैयार रहा करिएगा कि कितने बजे क्या आएगा, कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा। तो सभी लोग अच्छे से देख लें मैसेज, ठीक है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करें। सभी लोग एक बार कमेंट में बता दीजिए, सभी को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है ना, ठीक है, हेलो। चलिए सभी लोग एक बात बता दें कि क्लास आवाज़ हमारी क्लियर आ रही है ना। चलिए, आज जो आपसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, रुपए की पूर्ण परिवर्तना का अर्थ क्या है, बताइए। रुपए की पूर्ण परिवर्तनता का अर्थ क्या है? तो जिसको भी पता है इसका आंसर वो लोग जवाब दे। 101 नंबर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर डी वाला है, मांग और पूर्ति के बाजार बलों द्वारा रुपए और विदेशी मुद्राओं के बीच विनिमय दर का मुक्त रूप से निर्धारण, यहाँ पर जितने भी लोग का है वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। तो सभी लोग ऑप्शन नंबर डी आप लोग टिक कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आप सीधी सी भाषा में समझ सकते हैं कि परिवर्तनीय मुद्रा वह मुद्रा होती है जो आसानी से खरीदी बेची जा सकती है, ठीक है। आसानी से जिसे हम खरीद सकते हैं, आसानी से बेच सकते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? परिवर्तनीय मुद्रा कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग सिंपल भाषा में समझ लीजिए, यही है इसका अर्थ। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है? कोलकाता, जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? सभी लोग बताएं, आपका ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा? अयोध्या, इसमें भू अधिकारों के परिलेख, पटवारी के नक्शे की कपड़े की कापी, या कृषि परिलेख, या मैपिक सीट, बताइए ऑप्शन इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? जिसको भी पता है कॉन्फिडेंस से जवाब देने की कोशिश करें। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही है 102 नंबर क्वेश्चन में? तो मैं आपको बता दूं कि जमाबंदी जो है भारत में प्रयुक्त एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ होता है भू अधिकारों के परिलेख, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर ए है वो लोग बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों चलिए इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हर एक प्रश्न आप लोग अच्छे से देखें, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर जितने भी प्रश्न मैं लेकर आया हूँ वो सभी प्रश्नों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और चलिए, सरकार के व्यय, कराधान और उधार लेने संबंधित नीति क्या कहलाती है? सभी लोग बताएं इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है? 103 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सरकार के व्यय, कराधान और उधार लेने संबंधित नीति क्या कहलाती है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें जो आपका सही ऑप्शन है, कह रहा है कि सरकार के व्यय, कराधान और उधार लेने से संबंधित क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है राजकोषीय नीति,
ठीक है, जितने भी लोग ये ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं राजकोषीय नीति, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों आपके लिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी लोग अच्छे से देखें। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जितने भी लोग का जवाब है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हर एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखते हुए चलिए। भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? सभी लोग बताएं, सभी लोग पढ़ाई पर फोकस करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है, बताएं। देखिए इसमें जहां तक मानना है कि सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग काफ़ी पढ़े होंगे। तो मैं आपको बता दूं जो ये आपका ऑप्शन ए बी सी ये तीनों ऑप्शन जो हैं ये तीनों ऑप्शन आपके सही है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुद्रा अवमूलन, प्रबल निर्यात संवर्धन, ठीक है, संवर्धन और आयात प्रतिस्थापन, ठीक है, जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर ए बी सी मतलब ऑप्शन नंबर डी टोटल जितने लोगों का आ रहा है वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? मुद्रा अवमूलन, प्रबल निर्यात संवर्धन, आयात प्रतिस्थापन। तो यहाँ पर सभी का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न सभी लोग ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से क्या उपभोक्ता अर्ध टिकाऊ वस्तुएं हैं? बताएं सभी लोग, निम्नलिखित में से क्या उपभोक्ता अर्ध टिकाऊ वस्तुएं हैं? सभी लोग बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिए, इससे मेरा मोटिवेशनल बढ़ेगा और मैं आप लोगों को और भी अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर पाऊंगा। ठीक है, आप लोग बताएं इसमें आपका कौन सा सही है। 105 नंबर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कपड़े काकरी ये चीज़ है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अर्ध टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं टिकाऊ तथा गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के मध्य स्थित होती हैं। ठीक है, मतलब क्या है मेरा कहने का कि ऐसी वस्तुएं जिसके अंतर्गत वे वस्तुएं आती हैं, जिसके अंतराल वो वस्तुएं आती हैं जिनकी जीवन वैधता 1 वर्ष से 2 वर्ष होती है। ठीक है अरियांश, तो जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी कपड़े काकरी आदि ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपसे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीट भक्षी नहीं है? सभी लोग बताएं आपका कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आप लोग बताने की कोशिश करें जिससे मैं आपके प्रश्नों का अच्छे से जवाब दे सकूं। पहले आप लोग कोशिश करें। जी हाँ, यहाँ पर जितने भी लोग कसकुटा ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। कसकुटा जो है ये कीट भक्षी नहीं है। बाकी आपके तीनों ऑप्शन नेफेथीज जिसे हम लोग घटपड़ी या यूट्रिकुलेरिया और ड्रोसेरा, ठीक है, जितने भी लोग ये तीनों ऑप्शन को देख रहे हैं वो लोग जान लें कि ये लोग कीट भक्षी हैं। ठीक है, ये लोग कीटों का भक्षण करते हैं, लेकिन ये कसकुटा जो है ये कीट भक्षी नहीं है। सभी लोग जान लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए ये हमारा एक पादप जीव है। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आपका अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्तनपायियों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित हैं। बताएं सभी लोग, 107 नंबर क्वेश्चन। स्तनपायियों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित है। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बताने की कोशिश है यहाँ पर, तो आप लोग फटाफट जवाब देते हुए चलिए और हो सकेगा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को कुछ जो मेन पॉइंट है, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, मैं उसे बताने की कोशिश कर पाऊँ। इसके लिए आपको थोड़ा सा हेल्प करना है। आपको हेल्प ये करना है कि आप लोग जल्द से जल्द जिसको पता है वो लोग जवाब देते हुए चलें, जिससे मैं जल्दी से जल्दी अपने क्वेश्चन को अग्रसर करता रहूं। चलिए, श्वेत ग्रंथियां जो है स्तनी वर्ग के प्राणियों के त्वचा में पाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि श्वेत ग्रंथियां स्तनी वर्ग के प्राणियों के त्वचा में पाया जाता है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगे आप लोग नोट करिए, मैं जो बता रहा हूँ। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है सभी लोग बताइए। तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर सी ताप नियमन से है, मतलब ताप का नियंत्रण। स्तनपायिया जो होती है श्वेत ग्रंथियां ये मूलतः किससे संबंधित होती है? ताप नियमन से संबंधित होती है। और ये करती क्या है श्वेत ग्रंथियां? ये सामान्यतः हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करती हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, शरीर के तापमान को नियंत्रण करने के कारण इन्हें ताप नियमन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अच्छे से इसे देख लीजिए। चलिए, आपका अगला प्रश्न क्या है, सभी लोग बताएं। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मनुष्य में श्वसन रंजक है बताइए। श्वसन रंजक कौन से मनुष्य में है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी को बताना है इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि श्वसन में गैसों का वहन रुधिर द्वारा होता है। ठीक है, ये चीज तो आप लोग ध्यान में रखिए। श्वसन में जो गैसों का वहन होता है वो रुधिर द्वारा होता है। ठीक है, रुधिर में कौन से गैस होते हैं मैं आपको बता दूं, आपके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, O2 और CO2, ये दोनों पाया जाता है। और इसमें जो आपका सही आंसर है वो आपका है हीमोग्लोबिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभी लोग अच्छे से इसे देख लें। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन मनुष्य में श्वसन रंजक है, तो हीमोग्लोबिन ये श्वसन रंजक है और ये जो होता है लाल रंग का होता है, ये भी आप जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए, अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, नेफ्रॉन से जुड़े होते हैं, बताइए क्या जुड़े होते हैं नेफ्रॉन से, तो सभी को बताना है। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि इसमें जो आपका सही ऑप्शन है 109 नंबर क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर डी आपका उत्सर्जी तंत्र। ठीक है, आपको मैं इसके बारे में और भी बताना चाहूंगा कि वृक्क, या तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, वृक्क। ठीक है, वृक्क और किडनी मानव का प्रमुख उत्सर्जन अंग होता है। ठीक है, इसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, इन्हीं की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। आशीष, जितने भी लोग नहीं जानते वो जान ले। और मनुष्य में जो है 2 वृक्क पाए जाते हैं तथा प्रत्येक वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या लगभग 10 लाख होती है। ठीक है, जितने भी लोग को ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं पता है वो लोग जान लें, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपसे अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजिन को ग्लूकोज में बदलता है, सभी लोग बताएं, और रक्त को शुद्ध भी करता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कौन सा अंग ग्लाइकोजिन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है, पुराना बोल दो, सभी को बताना है। तो यहाँ पर जितने भी लोग को नहीं पता है मैं बताता हूँ, आपका जो ऑप्शन नंबर ए है यकृत, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। खुला है, ऑप्शन नंबर ए आपका यकृत बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, खुला है। आपका अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है, सभी लोग बताएं। किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है, आपको बताना है इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग ध्यान दीजिए। एक 111 नंबर क्वेश्चन में जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर सी सल्फर डाइऑक्साइड आ रहा है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपने अगले प्रश्नों की तरफ हम लोग अग्रसर होते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है, जब लोहे में जंग लगती है तो उसका भार बढ़ता है। देखिए, काफी लोग इस क्वेश्चन से खुश हुए होंगे क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बताइए, जब लोहे में जंग लगती है तो उसका भार बढ़ता है या घटता है या उतना ही रहता है या अन्य में, ये आपका ऑप्शन नंबर डी। बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों, आपका जो ऑप्शन नंबर ए है बढ़ता है। ठीक है, जब लोहे में जंग लगती है तो उसका भार बढ़ता है, बिल्कुल सही हो जाएगा।
आपने देखा भी होगा जब आपके घर में कोई मोर्चा लोहा पड़ा है तो उसको आप जब उठाते हैं थोड़ा भारी सा आपको फील होता होगा। ठीक है, जंग लगने की वजह से उस पे क्या होता है कि पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, मतलब पानी की वजह से जंग लगता है। सभी को पता है लोहे में जंग क्यों लगता है, पानी की वजह से लगता है। और जब पानी के संपर्क में लोहा आता है तो लोहे में एक बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो उनमें जो है पानी की मात्रा थोड़ी सी बढ़ जाती है, मतलब पानी चला जाता है। इसी कारण लोहा जो होता है मोर्चे में बदल जाता है और मोर्चे के कारण वो थोड़ा सा भारी हो जाता है। तो जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर ए है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों अपने अगले प्रश्नों की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है, फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सभी लोग बताएं, फ्यूज जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यहाँ पर जिसको भी पता है वो लोग जवाब देने की कोशिश करें। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि फ्यूज जो है विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर जो है आपका कार्य करता है। तो जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर डी है, फ्यूज जो है विद्युत ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है। ठीक है, और अगर मैं आपको इसके बारे में और भी बताऊं तो विद्युत परिपथों की सुरक्षा के लिए सबसे आवश्यक युक्ति जो है फ्यूज है। यही फ्यूज को हम क्या मानते हैं, विद्युत परिपथों की सुरक्षा के लिए सबसे अच्छी युक्ति मानते हैं। चलिए, हिटलर। आपसे अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को, बताइए ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा सही है। न्यूनतम कार्य कब होता है, जब पिंड को क्या होता है, आवश्यकता किस चीज की होती है, बताइए। 114 नंबर क्वेश्चन, फुलपुर। तो न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को चिकने रोलर पर धकेला जाए। ठीक है, जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर सी है तो वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग टिक कर लें। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या बताएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बताना है इसमें, और सभी लोग इसको जानते भी होंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जितने भी लोग को नहीं पता है मैं बता दूं कि जो उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है वो टोटल आपकी 9, ऑप्शन नंबर सी 9 है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुल 9 सस्य जलवायु क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र जो है आपके हैं तराई एवं भाबर क्षेत्र। ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तराई एवं भाबर क्षेत्र, पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, दक्षिणी पश्चिमी अर्धशुष्क मैदान और केंद्रीय मैदान, बुंदेलखंड, उत्तर पूर्वी मैदान। ठीक है, और पूर्वी मैदान एवं विंध्यन क्षेत्र। यहाँ पर जितने भी लोगों को नहीं पता है, एक बार मेरा जो है बाद में अभी वॉइस जो है आप लोग 10 या 20 सेकंड स्किप करके आप लोग फिर से सुन लीजिएगा, और इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने जो बताया। चलिए, एक बार अपने प्रश्नों को अच्छे से आप लोग देखते हुए चलिए, जिससे कि आप लोगों को हर एक प्रश्न अच्छे से समझ में आए। वारा, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा आभासी बल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी को बताना है। बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा आभासी बल है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। जितने भी लोग को नहीं पता है वो लोग जान ले। आपका ऑप्शन नंबर सी अपकेंद्री बल जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपका अपकेंद्री बल यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा बल आभासी है, अपकेंद्री बल आपका आभासी है। चलिए, इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है, इसका कारण क्या है, सभी को बताना है। 117 नंबर क्वेश्चन, ओजोन परत जो है पृथ्वी के धरातल से लगभग 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। जो आपका ओजोन परत है पृथ्वी की धरातल से लगभग कितना, 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर है वायुमंडल में। तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर 117 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर जितने भी लोग का डी है
वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण करने में। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग बिल्कुल करेक्ट कर लीजिए, बहुत ही सही आंसर है। चलिए इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बर्फ के बुरादे में पैक क्यों नहीं किया जाता है, बर्फ को बुरादे में क्यों नहीं पैक किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर बी है, बुरादा उष्मा का कुचालक होता है, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, बुरादा क्या होता है, उष्मा का कुचालक होता है, इसीलिए बुरादे को, जो बर्फ के बुरादे को पैक नहीं किया जाता है। चलिए ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग अच्छे से देखते हुए चलिए। शांत घाटी कहाँ स्थित है, बताएं शांत घाटी आपका कहाँ पर स्थित है। तो 119 नंबर क्वेश्चन में जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, केरल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका केरल, जितने भी लोग का है वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, शांत घाटी जो है आपका केरल में स्थित है, सभी लोग अच्छे से देख लें। इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है कि ग्रांड कैनियन किस नदी में है, बताएं सभी लोग। 120 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ग्रांड कैनियन किस नदी में स्थित है, तो मैं आपको बता दूं ग्रांड कैनियन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलोरेडो नदी में स्थित है। आपका ऑप्शन कौन सा है, कोलोरेडो, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सभी लोग ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लें और अच्छे से अपने प्रश्नों को देखते हुए चलें। चलिए आपका अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि महासागरों की सतह पर सूर्य और चांद के गुरुत्वाकर्षण बनती है, इसका रीजन क्या है, धाराएं या अफवाह या ज्वार भाटा या लहरें। महासागरों की सतह पर सूर्य और चांद के गुरुत्वाकर्षण बनती है, इसका रीजन क्या है, सभी को बताना है, इंपॉर्टेंट है। ये आपका धाराएं हो सकता है या अफवाह या ज्वार भाटा या लहरें। तो बहुत लोग इसका आंसर सही जवाब दे रहे हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, और बचपन से ही लोग पढ़ते आ रहे हैं ज्वार भाटा क्यों बनता है। ठीक है, मतलब सूर्य और चांद के गुरुत्वाकर्षण से क्या बनता है, तो मैंने बता भी दिया ज्वार भाटा। तो जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं। आपका अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का अधिकतर घनत्व किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है, सभी लोग बताएं। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का अधिकतम घनत्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। दोस्तों आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर बी आपका केवल जनसंख्या के मामले में अधिक था, लेकिन जनसंख्या घनत्व के मामले में जो है ऑप्शन नंबर डी आपका दिल्ली ही बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आपका अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, चेन्नई को दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है, इसका कारण क्या है। क्योंकि मानसून कोरोमंडल तट के समांतर चलते हैं, या आपका चेन्नई बहुत गर्म है और नमी को संग्रहित नहीं होने देता, या आपका ऑप्शन नंबर सी वे अपतट पौने हैं, या आपका ऑप्शन नंबर डी। सभी लोग बताएं आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ये है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये आपके चारों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, आपको मैं फिर से क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। आपसे पूछा जा रहा था कि दक्षिण को दक्षिणतम पश्चिमी मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है, इसका कारण क्या है। क्योंकि वहाँ मानसून कोरोमंडल तट के समांतर चलते हैं, चेन्नई बहुत गर्म और नमी को संग्रहित नहीं होने देता इसलिए, और वे अपघटित पौने हैं। ठीक है, अपतट पौने हैं इसलिए, और ऑप्शन नंबर डी इसलिए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी लोग अच्छे से देख लें। चलिए आपका अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में स्थित यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की संख्या कितनी है, बताएं सभी लोग। 124 नंबर क्वेश्चन। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर सी है 37, वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, भारत में जो है 37 यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की संख्या जो है 37 है। तो जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर सी है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अब इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है, सभी लोग बताएं आपका कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। 125 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा का विघटन नहीं होता है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों,
आपका ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? राज्यसभा का विघटन नहीं होता है कॉलोनी। चलिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी को बताना भी है, म्यांमार से किसकी सीमा नहीं लगती है? आपके पड़ोसी देश म्यांमार से सीमा नहीं लगती है असम, मणिपुर, मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर काफी सारे लोग सही जवाब दे रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका असम, ठीक है, असम आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 127 नंबर क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर जो बी है 2 फरवरी बिल्कुल सही है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है। ये सब काफ़ी लोग को नहीं पता है क्योंकि कोई याद भी नहीं रखता है, ठीक है, लेकिन आप लोग को एग्जाम देना है, आप लोग को याद रखना जरूरी है। भारतीय संसद बनती है 128 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संसद जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से बनती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सारे लोग इसको जानते भी होंगे। भारतीय संसद कैसे बनती है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से भारतीय संसद आपकी बनती है। चलिए ऑप्शन नंबर डी आप लोग टिक कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी को पता है इसका ऑप्शन कौन सा सही है, बहुत सारे लोग इसको जानते भी हैं। यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, ठीक है, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सभी लोग ऑप्शन नंबर बी टिक कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बदरुद्दीन तैयबजी, ठीक है। जितने भी लोग का यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। कोलकाता। आपका अगला प्रश्न है किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया? दोस्तों आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है इसमें आपका कौन सा सही है। तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर डी है पंजाब, वो लोग बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका पंजाब जो है, पंजाब भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था, ठीक है, ठीक है। पंजाब ऐसा राज्य है जहां पर अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था। तो जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर डी है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों इसी के साथ आपका ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि इसका फ़ायदा और भी लोग उठा सकें। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और शाम को आपका हिंदी का क्लास चलेगा, सभी लोग उसको लेने के लिए तैयार रहें, शाम को 6 बजे, ठीक है। चलिए इसी के साथ आप हम लोग अपने इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपने किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।